नमस्कार दोस्तों। तो बीपीएससी में बायोलॉजी के और फिजिक्स के जितने भी प्रश्न आए हुए थे सब हमने देख लिया है और ये साइंस में लास्ट कड़ी है रसायन विज्ञान। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो आपको पता है कि धातु यानी कि मेटल, अधातु यानी कि नॉन मेटल और उपधातु यानी मेटेलॉइड्स, ये तीनों क्या होता है, तत्व हैं। जबकि गैस जो है ये तत्व नहीं है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या देखते हैं, क्लैरिटी और बढ़ेगी। आवर्त सारणी में तत्वों को तीन प्रमुख भागों में यथा धातु, जिसको अंग्रेजी में मेटल्स कहते हैं, अधातु यानी नॉन मेटल्स और उपधातु यानी मेटेलाइट्स में विभाजित किया गया है। ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, समझिए। हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे जो हैं सभी अक्रिय गैसों को अधातु की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये अधातु है। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो लिवाइजियर या कहीं लिवोजियर भी लिखा रहता है। इनका पूरा नाम पता क्या, एंटोनी लिवाइजियर या लिवोजियर है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रम से 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो देखिए, वैसे तो हमें द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या चीज़ चाहिए, द्रव्यमान संख्या जब हमको निकालना है तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए। क्या चाहिए की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो अब तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ दिया हुआ है नहीं, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, आपको भी पता है कि प्रोटॉन की संख्या जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 18। तो ये भी प्रोटॉन की संख्या 18 हम मान लिए। और न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है, 20। तो 18 और 20 दोनों को जोड़ दीजिए, 38 आ गया। विकल्प सी में इसका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन बात इतना तक ही खत्म नहीं होता, इससे कई क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बनते हैं। अगर क्लैरिटी से अगर पता है आपको तब देखिए, व्याख्या देखते हैं, क्लैरिटी और बढ़ेगी। आपको भी पता है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, यानी कि अंग्रेजी में उसको मास नंबर कहते हैं। कहीं कहीं पर देवनागरी लिपि में भी द्रव्यमान संख्या को मास नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसे पूछ देता है। अगर हिंदी में लिखा रहे तो बाद में देख के भी पकड़ ले, इसलिए इंग्लिश को समझ लीजिए, मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। कैसे, परमाणु के नाभिक में जो रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। तो देखिए, बराबर होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है और जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो दोनों बराबर होता है। जबकि जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव होता है, इसलिए उदासीन उसको कहते हैं। अच्छा, ये बात तो हो गया। इसी में से इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन ये बनता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है। तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु का नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव कि निगेटिव। तो वो पॉजिटिव होता है, धनायन होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उदासीन होता है और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, तो ये ऋणायन होता है, धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो परमाणु में रासायनिक जो गुण होते हैं किसी पदार्थ के, तो रासायनिक गुण का निर्धारण इलेक्ट्रॉन ही करता है, ध्यान रखना है। अच्छा, तो फिर प्रोटॉन का क्या काम आता है। प्रोटॉन दरअसल जो एटॉमिक नंबर है किसी का, वो प्रोटॉन की संख्या से पता चलता है। जैसे इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी आई थी निकल करके, 18 आई थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो द्रव्यमान संख्या जिसका हमने 38 निकाला, इसका प्रोटॉन अगर एटॉमिक नंबर पूछता तो हम 18 बताते हैं। ठीक है, ये खास बात हो गया। अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या अगर पूछा जाता तब हम क्या बताते। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमको बताने के लिए क्या करना पड़ता है, जितना द्रव्यमान संख्या है, अगर नहीं दिया रहता तो जितना द्रव्यमान संख्या है उससे हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या से हम माइनस कर देंगे किसको, प्रोटॉनों की संख्या को। तो न्यूट्रॉन मिल जाएगा। न्यूट्रॉन कितना मिलेगा, माइनस करने पर आपको पता चल ही जाएगा कि कितना है न्यूट्रॉन, 18 है तो 20 मिल जाएगा। और क्या, वही सारा चीज़ें, इस कॉन्सेप्ट को पता रहेगा तो इधर उधर करके आप पता कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, और कुछ बचा क्या, नहीं और कुछ नहीं बचा। इसी पे क्वेश्चन बनता रहता है, बस कंसेप्ट पता रहेगा तो रिवीजन नहीं होने से भी चीज़ें आ जाएगी, लेकिन रिवीजन तो वैसे मस्ट है। नेक्स्ट लिखा हुआ, प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या 148 होगी, क्योंकि यहाँ पर 94 Pu 244 है, 242 में से 94 माइनस कीजिए 148 आ जाएगा, यही आंसर है। देखिए, जो 242 ऊपर में लिखा हुआ था ये द्रव्यमान संख्या था दरअसल, और इसका जो नीचे 94 लिखा होता है परमाणु क्रमांक था। परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, अभी हमने बात किया था। तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो क्या बचेगा, न्यूट्रॉन ही की तो संख्या बचेगी, अभी तो हमने देखा था। तो यही न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 148 हो गया। तो एक तरह से रिवीजन हो गया क्वेश्चन में।
नेक्स्ट है फैराडे स्थिरांक है, तो फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, व्याख्या में कुछ खास नहीं है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और पानी का भी पीएच मान 7 ही होता है। 7 से कम होता है, देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ऐसे याद रखिए A7B, मतलब समझ में आया? 7 से ऊपर आगे तो बेस है और 7 से पहले मतलब एसिडिक है, ठीक है। अब 7 जो है उदासीन है, जैसे कि जल, तो ये बात ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना ए होगा ना बी होगा, ई हो जाएगा, क्योंकि बिहार में तो ई ऑप्शन रहता है ना इनमें से। दरअसल ये पता है ऑप्शन 6 है, दिखता भले 5 है, उपयोग कोई नहीं और फिर एक से अधिक, तो ये दो ऑप्शन एक ही में, तो ध्यान रखना होगा ये आपको। बस वही बात लिखा हुआ है, पढ़ ही देता हूँ। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप होता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप होता है। पीएच मान कितना होगा आप बताइए? पानी का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है, क्योंकि उदासीन होता है ये। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और शुद्ध जल का इसलिए 7 हो जाएगा, क्योंकि अभी वर्षा का पानी शुद्ध जल होता है, इसलिए इसका भी पीएच मान 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो धनायन की सांद्रता क्या होगी? 1000 गुना कम हो जाएगी, ये धनायन की सांद्रता होगी। नए तरह के क्वेश्चन बना हुआ था, व्याख्या इसमें दिया हुआ। नेक्स्ट है ब्रोमीन होती है, तो लाल द्रव्य जो होता है वो ब्रोमीन होता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। इसका थोड़ा सा व्याख्या पढ़ते हैं। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव्य है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है तथा यह कमरे के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय ब्रोमीन वर्ग का 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना ही बात था। नेक्स्ट है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ये दोनों गैसें होती है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या में वही बात लिखा हुआ, गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। नेक्स्ट है, ये तो आपको पता होगा, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो जस्ते की परत होती है, तो इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या में वही लिखा हुआ, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी कि जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन यानी कि अंग्रेजी में उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, तो दोनों शब्द याद रखना है, यसद लेपन और गैल्वेनाइजेशन दोनों एक ही है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, तो सल्फोनेट होता है, ये विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या में वही लिखा हुआ है, डिटर्जेंट आद्रक अथवा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल वेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। तो बस इतना ही बात था और कुछ विशेष नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में छोटा छोटा वीडियो रखते हैं, लास्ट में मास्टर वीडियो आ जाएगा। तो थैंक यू देखने के लिए। अच्छा हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मार्च तक अगर 1000 नहीं होगा तो चैनल बंद हो जाएगा। थैंक यू।